यस हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल आर। सो वेलकम टू योर पीडीएफ। और आशा करता हूँ आपका जो तैयारी है बिल्कुल सही चल रहा होगा प्रोजेक्ट मैनेजर का। देखो, आपको ही पता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर का वैकेंसी है, स्टूडेंट के पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहा था कि सर पीवाईक्यू का सॉल्व कराया जाए, जिससे कि हमको ये आइडिया लगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से अपने को प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखना है। तो यहाँ पे जो टोटल 150 क्वेश्चन होता है दोस्त, उसमें से 40 क्वेश्चन होता है जो आपका रीजनिंग का होता है, ठीक है, रीजनिंग का। और मैं एक और वीडियो होगा जहाँ पे बिहार स्पेशल का भी लगभग 13 to 14 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आया हुआ था, ठीक है। तो ये दो पार्ट की मैं बात करूंगा, तो मान लो 53-54 क्वेश्चन है जहाँ पे हम बात करेंगे रीजनिंग का और साथ ही साथ बिहार स्पेशल। अभी का जो सेशन है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मेनली जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ 40 जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और आप ये देख सकते हो एट द एंड ऑफ द सेशन कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, कितना आपको प्रिपरेशन की जरूरी है, ये सारी चीज आप जज कर सकते हो, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने बताया 40 क्वेश्चन था, ये सब जगह से क्वेश्चन था। कुछ हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन हमारे पास वाटर इमेज का था, वाटर एंड मिरर इमेज जो बोलते हो, है ना, सारा क्वेश्चन है यहाँ पे। और ओवरऑल मैं भी बता दूं, एट द एंड आप भी देख भी सकते हो, जो क्वेश्चन का जो लेवल है दोस्त थोड़ा कैलकुलेटिव है, कर लोगे टाइम लगेगा, तो आपको ज्यादा जरूरी पड़ेगा प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस होना आपको ज्यादा जरूरी पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा प्रैक्टिस पे आप फोकस करो। और जहां पे ये 40 क्वेश्चन है, अगर आप ठीक से करोगे तो आई डोंट थिंक कि मतलब 35 से कम करोगे आप, 35 आप आराम से कर लोगे, बट टाइम लगेगा, तो प्रैक्टिस में होना आपको जरूरी है, ठीक है। तो ये चलो हमारे पास पूरा देखो 1111 से लेके हमारे पास टोटल क्वेश्चन जो है कहां तक है, 150 तक है आपका। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 150, ठीक है, इस टाइप से है। तो चलो स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग योर एनी टाइम्स, राइट। चलो, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन इज दैट अरेंज द फॉलोइंग इन द लॉजिकल सीक्वेंस। इसको आपको क्या करना है, लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। क्या है आपका, अगर आप बात करोगे तो पहला है 1 पेशेंट, दूसरा डायग्नोसिस, तीसरा बिल, चौथा डॉक्टर और पांचवा ट्रीटमेंट। क्या करोगे, इसका आंसर बताओ, व्हाट विल बी आंसर, एनीबॉडी। देखो, अगर आप बात करोगे तो अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले कौन आना चाहिए, बताओ, पेशेंट तो आना चाहिए, तभी तो डॉक्टर का कोई काम है, बताओ। बिल्कुल सर। तो सबसे पहला स्टेप अगर मैं बात करूं, सबसे पहला मैं देखूं तो सबसे पहला काम होगा यहाँ पे किसका सर, हमारे पास पेशेंट आना चाहिए। तो देखो पेशेंट तो 1 पे आएगा, तो क्या आंसर नहीं हो सकता इसका, अगर आप बात करोगे, ये क्या हो, अगर आप ये बात करोगे दोस्त, इसका आंसर क्या नहीं हो सकता, तो बोलोगे डी तो नहीं हो सकता, ठीक है। पेशेंट के बाद क्या करोगे आप, पेशेंट के बाद ये किसके पास जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, पेशेंट आएगा तो सबसे पहला काम होगा इसको डॉक्टर से मिलना, है ना। तो फिर हमारे पास 4 हो जाएगा, तो 1 4, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्त, डायग्नोसिस, बिल और ट्रीटमेंट। डॉक्टर के पास जाने के बाद ये क्या कराएगा, डायग्नोसिस होगा उसका, है ना, चेक वेक जो भी बोलो, डायग्नोसिस हो जाएगा इसका। तो जब डायग्नोसिस होगा तो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 1 4 2। इसके बाद क्या हो जाएगा, जब डायग्नोसिस होगा तब फिर अब इसका क्या स्टार्ट होगा, ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। और जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो एट द एंड क्या देना पड़ेगा, इसको बिल देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 लास्ट में होएगा, तो एक ऑप्शन सी ही बचता है जिसे आप कर सकते हो। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, मैं बताता हूं, इतना आप लॉजिकल सीक्वेंस मत लगाना, पहला पकड़ो और लास्ट का पकड़ो, आपका टाइम बहुत सेव होगा। जैसे मैंने अभी किया, हर को मैंने देखा, फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया। आप क्या करो ना, पहला पकड़ो, पहला आपको पता है पेशेंट आना चाहिए, और एट द एंड क्या होगा हमारे पास, एट द एंड क्या होगा हमारे पास, बिल आ जाएगा। तो 1 से स्टार्ट होगा, 3 पे कहानी ओवर होगा। एक ही ऑप्शन था जो आप लगा सकते थे, तो इससे आपका क्या होता दोस्त, टाइम बिल्कुल सेव हो जाता, इतना 20 सेकंड तो आप सेव कर ही सकते थे, राइट। तो चलो ये उसका एक्सप्लेनेशन है जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, दैट इज देयर एक्सप्लेनेशन पार्ट। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। इन अ क्लास 72 स्टूडेंट ड्रिंक ओनली टी, 50% of the student drink coffee and 25% of the student drink both tea and coffee and 5% of student drink neither tea nor coffee. How many of the student drink only tea or only coffee? और some option आपके पास है।
तो ये क्वेश्चन है, इसको आप दो तरीका से बना सकते हो, एक तो आप वेन डायग्राम से बना सकते हो, या सिंपल आप लॉजिक से भी बना सकते हो। देखो एक क्लासरूम है जिसमें क्लास है जिसमें 72 स्टूडेंट है जो सिर्फ मतलब चाय पीता है। तो ये मान लो हमारे टी लवर है, आई थिंक आप भी होंगे, है ना, और कॉफी लवर भी है, कॉफी भी है। तो चलो कॉफी को मैं दूसरा कलर कर देता हूं, तो चलो लाल है हमारे पास कॉफी कलर, ये हमारे पास कॉफी है, फाइन। क्या बोल रहा है, 72 ऐसा स्टूडेंट है जो सिर्फ टी पीता है, सिर्फ चाय पीता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। 50% ऑफ स्टूडेंट ड्रिंक कॉफी, 50% स्टूडेंट जो है ये आपको कॉफी क्या करता है, पीता है। एंड 25% ऑफ स्टूडेंट ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी। ये जो जोन आपको दिख रहा है जो दोनों पीने वाला है, बोलता है भाई जो मिल जाए बस मिलना चाहिए अपने को, चाहे चाय मिले कॉफी मिले बस मिल जाए, दोनों चलता है। तो 25% ऐसा विद्यार्थी है दोस्त जिसको कॉफी भी पसंद है और चाय भी वो पीना पसंद करता है। और कुछ ऐसा बच्चा है जिसको ना तो कॉफी पसंद है ना तो चाय पसंद है। मतलब कुछ ऐसा भी कैंडिडेट है 5% जिसको ना तो कॉफी पसंद है ना चाय पसंद है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट ड्रिंक ओनली टी और कॉफी। इसका मतलब समझते हो, कितना विद्यार्थी है जो टी और कॉफी को क्या कर रहा है, पी रहा है। टी एंड कॉफी की बात करोगे, दोनों पी रहा है। तो कैसे करोगे, देखो आप मान लो, सपोज करो टोटल स्टूडेंट हमारे पास टी है, टी इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालोगे दोस्त, मान लो, तो क्या क्या होगा बताओ, 72, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, हमारे पास जो ओनली टी पीता है, जो ओनली क्या कर रहा है, टी पी रहा है, प्लस जो सिर्फ कॉफी पी रहा है, ओनली कॉफी, प्लस जो दोनों पीता है, बोथ, प्लस नाइदर, जो दोनों में से कुछ नहीं पीता है। समझ रहे हो, जो दोनों में से हमें कुछ नहीं पीता है, हमको ये चाहिए। तो बोलोगे सर टी जो है क्वेश्चन में दे रखा है ओनली टी, तो 72 ऐसा स्टूडेंट है जो सिर्फ टी पीता है। हाँ सर सही बात है। ओनली कॉफी, अब दोस्तों एक बात बताओ, मैं थोड़ा उसको जूम आउट कर देता हूं ताकि, चलो क्लियर है ना। ओनली ड्रिंक नाइदर टी, अच्छा 5% है, कहां है यहाँ पे, 50% ऑफ द स्टूडेंट ड्रिंक कॉफी। तो ये 50% स्टूडेंट है जो कॉफी पीता है। 50% का मतलब 0.5 टी मैं बोल दूं, टोटल स्टूडेंट का 50%, तो टी इक्वल टू क्या, मैं 72 प्लस ऑफ 0.5 टी बोल दूं, ठीक है, 5 टी जो सिर्फ कॉफी पीता है। अच्छा दोनों पीने वाला कितना है दोस्त, दोनों पीने वाला कितना है, जो कॉफी और टी दोनों पीता है, तो सर 25% ऑफ द स्टूडेंट ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी। तो क्या मैं प्लस ऑफ 0.25 कर दूं, है ना। अब प्लस कुछ स्टूडेंट है जो ना तो कॉफी पीता है ना टी पीता है, तो ये कितना है बताओ, 5%। तो 5% मतलब 0.05 टी। माय डियर फ्रेंड्स, क्या मैं इसको सॉल्व करके टोटल स्टूडेंट नहीं निकाल सकता क्या, बताओ, क्या मैं इसको अगर सॉल्व कर लूं तो क्या टोटल स्टूडेंट निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा सर। तो t इक्वल टू हो जाएगा 72 प्लस ऑफ कितना हो जाएगा 0.5, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग 0.5 टी हो जाएगा, 0.05 टी हो जाएगा, ठीक है। तो t इक्वल टू 72, अब प्लस करेंगे तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा। जब सॉल्व करोगे, लेट मी चेक, सॉल्व करने के बाद जो आपका t का वैल्यू आता है वो आई थिंक 0.55 टू 160 आ जाएगा, 160, है ना। टोटल स्टूडेंट जो क्लासरूम में 160 है। अब क्या पूछा जा रहा है हमसे, हमसे जो पूछा जा रहा है कि कितना स्टूडेंट है जो टी लेता है एंड जो कॉफी की बात करोगे, तो टी में देखो अगर मैं बात करूं 72 स्टूडेंट तो है जो सिर्फ टी लेता है, 72 ऐसा स्टूडेंट है जो सिर्फ क्या लेता है, आपका टी लेता है, जो सिर्फ चाय पीना पसंद करता है। और ओनली कॉफी की मैं बात करूं, ओनली कॉफी, तो दोस्त देखो यहां पे आप बोलोगे सर 50% है जो कॉफी पीता है और 25% ऐसा है जो कॉफी और टी दोनों पीता है, तो कितना परसेंट ऐसा है जो सिर्फ कॉफी पीता है, तो बोलोगे ये भी 25% आएगा सर, नहीं होगा। तो 72 टोटल स्टूडेंट का 25%, तो कितना हो जाएगा 72 प्लस टोटल स्टूडेंट कितना था 160 का 25%, 25/100। सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा दोस्त, सॉल्व करो, आई थिंक 112 आ जाएगा, 40 हो जाएगा नहीं है, 25 4 जा 4 या
70 प्लस 41 112 112, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त 112 स्टूडेंट। 112 स्टूडेंट ऐसा है जो ओनली टी और कॉफी को ओनली टी और ओनली कॉफी पी रहा है, ऐसा स्टूडेंट है 112 जो सिर्फ और सिर्फ कॉफी पी रहा है और सिर्फ टी पी रहा है। ऐसा दोनों बच्चे को मिला दूंगा मैं क्लासरूम का, तो टोटल स्टूडेंट हो जाएगा 112। तो इजी क्वेश्चन था, इवन इसको हम वेन डायग्राम से ही बना सकते हैं दोस्त। लेकिन एक बात देखोगे, अभी आउट क्वेश्चन देखोगे, आपको एनालिटिकल अप्रोच अपना बढ़ाना पड़ेगा, थिंकिंग कैपेबिलिटी थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लिटिल बिट इस पे काम करना पड़ेगा। ये मैं आपको दे दिया हूं इसका आंसर, दैट पीडीएफ आई विल शेयर विथ यू गाइस। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। मीनिंगफुल सीक्वेंस में इसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है। रेन है, मानसून है, रेस्क्यू है, फ्लड है, शेल्टर है एंड रिलीफ है। जो मैंने अभी आपको बताया वो कॉन्सेप्ट यहां पे लगाओ, जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये कॉन्सेप्ट अगर आप लगाते हो तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ। व्हाट एवर आई हैव जस्ट टोल्ड यू ना कि यूज दैट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए दोस्त बताओ, सबसे पहले कौन आना चाहिए, आप कमेंट करो। अगर मैं पूछूं कि सबसे पहले कौन आना चाहिए बताओ, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले यहां पे देखो रेन इवन की बात है। रेन वगैरह कब आता है, जब हम सीजन मानसून की बात करते हैं, तो सबसे पहले मानसून आना चाहिए सर, सबसे पहले मानसून आना चाहिए सर। सर जानते हो एक ही ऑप्शन है जिसमें मानसून है, व्हाई यू नीड टू वेस्ट योर टाइम, राइट, दैट इज द वे कि आप ऑप्शन आंसर कर सकते हो। बाद में कि आप सोच भी लो, देखो जब मानसून आएगा तो मानसून में फिर क्या आएगा, रेन आएगा, तो 2 के बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। रेन जब एक्सेस हो जाएगा तो क्या होगा, फ्लड होगा, तो फ्लड हो जाएगा, है ना। जब फ्लड हो जाएगा तब आप क्या करोगे, रेस्क्यू करोगे, फ्लड होगा तभी तो आप रेस्क्यू करोगे, रेस्क्यू करोगे तो मतलब 3 हो जाएगा। रेस्क्यू करने के बाद आप क्या करोगे, इसको शेल्टर दोगे, है ना। अपने बिहार में देखते होंगे जब कभी भी कोसी से बाढ़ आता है दोस्त तो क्या होता है, स्पेशली कोसी, इस बार तो यार नॉर्थ बिहार में भी काफी बाढ़ आ गया था गंगा के कारण, तो फिर इसको रेस्क्यू करने के बाद फिर हम शेल्टर देते हैं, घर वर बना देते हैं थोड़ा सा ऊंचा स्थान पे, तो शेल्टर हो गया। लास्ट में बंदा क्या होता है, रिलीफ फील करता है, चलो भाई थोड़ा सा तो है अपने आप को रिलीफ, तो आंसर ये हो जाएगा। लेकिन दोस्त एग्जाम में इतना क्यों टाइम देना, मैंने बताया कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप फर्स्ट पकड़ो और लास्ट पकड़ो, 2 पकड़ लो, मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली। इतना टाइम नहीं देना दोस्त, क्योंकि रीडिंग में अपने को टाइम सेव करना है, राइट। तो आई थिंक आप सबने सही आंसर दिया होगा। ये भी क्वेश्चन है हमारा लॉजिकल सीक्वेंस से ही क्वेश्चन है। गिवन फिगर शोज एग्जैक्टली करेक्ट रिलेशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। अब देखो ये बात कर रहा है, सुनो ऑप्शन एलिमिनेट करो। देखो मान लो ये 1 2 और 3 है, सपोज करो 3 डायग्राम आपको दिया हुआ है 1 2 3, 1 और 2 इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या यूरोप एशिया अफ्रीका होगा, क्या कहीं ऐसा रीजन है जो एशिया में भी है और यूरोप में भी है, और ऐसा है नहीं, या एशिया या अफ्रीका में हो, नहीं, मतलब ऑप्शन ए तो नहीं होगा सर। अच्छा ऑप्शन सी के बारे में सोचो, ब्लू रेड एंड ग्रीन, ऐसा कुछ हो सकता है जो ब्लू और रेड दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ग्रीन नहीं सर ये भी नहीं हो पाएगा। ये देखो ये कॉम्बिनेशन वाला बात कर रहा है, कुछ ऐसा चीज है जो कॉमन है दोनों में, तो ये भी नहीं हो सकता। ब्लू ब्लू है, रेड रेड है, ग्रीन ग्रीन है, क्लियर है, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, ठीक है ये हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन डी के बारे में सोचो, प्लेयर्स है, स्टूडेंट है, एक्टर्स है। दोस्त ये तभी होता जब तीनों आपस में कुछ इंटरसेक्ट करना, कुछ अगर इस तरह से अपना कहानी हो जाता, एक हमारे पास ऐसा होता, दूसरा हमारा ऐसा होता और तीसरा हमारा ऐसा होता, तब इस केस में आपका आंसर डी होता है, क्योंकि कुछ प्लेयर स्टूडेंट भी हो सकता है ना। इवन सब में कोरिलेटर है, एक्टर्स स्टूडेंट में भी एक्टिंग का कैपेबिलिटी होगा, हो सकता है, ठीक है ना, तो सब इंटरसेक्ट करेगा, तो ये भी नहीं होएगा। तो क्या होगा देखो, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड ऑड मल्टीपल ऑफ 9। देखो ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर कॉन्साइड करेगा, तो मान लो ये ऑड है ये प्राइम है, कॉन्साइड करेगा, ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर कॉन्साइड करेगा। और ये जो इस बीच में दे रखा है ये हो सकता है ऑड का मल्टीपल, है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ 9, 9 का मल्टीपल हो, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45 45, है ना, तो इस टाइप से होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा B4 बॉम्बे। सोचना था आपको एग्जैक्टली करेक्ट रिलेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑड नंबर और प्राइम नंबर कुछ तो होगा, जैसे 7 ऑड नंबर भी है प्राइम नंबर भी है, समझ रहे हो, 11 ऑड नंबर भी है प्राइम नंबर भी है, तो ये कॉन्साइड करेगा दोस्त, समझ रहे हो। लेकिन अगर ऑड नंबर की मैं बात करूं तो 33 भी ऑड नंबर है, समझ रहे हो कि नहीं, 27 भी ऑड नंबर है, लेकिन क्या ये
प्राइम है? नहीं है सर। तो प्राइम इससे कोई कॉन्साइड नहीं करेगा, और जितना ऑड नंबर का सीरीज होगा उसी में 9 मल्टीपल भी आ जाएगा उसका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको थिंकिंग करना था और आराम से आप आंसर कर सकते हैं। डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई वरीड होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। इन द फॉलोइंग डायग्राम स्क्वायर रिप्रेजेंट ओमेन। ये जो है ना स्क्वायर जो है ये आपको ओमेन की बात कर रहा है। ट्रायंगल रिप्रेजेंट सब इंस्पेक्टर। अरे बड़ा पावर का आदमी है जी। ट्रायंगल जो एसआई है, अभी पटना में देख रहे हो कुछ कांड हुआ था, हाँ नीट वाला, एसआई बड़ा पावर होता है। ओके पुलिस एंड सर्किल रिप्रेजेंट ग्रेजुएट। सर्किल जो है ये ग्रेजुएट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। विच नंबर एरिया रिप्रेजेंट ओमेन ग्रेजुएट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। मतलब ये और रीजन होगा जो तीनों को इंटरसेक्ट करेगा। बोलेगा इसमें से कौन सा ऐसा है जो किसको इंडिकेट कर रहा है? एरिया रिप्रेजेंट ओमेन ग्रेजुएट एंड सब इंस्पेक्टर। तीनों चीज, ये ओमेन है, ग्रेजुएट भी है और ये सब इंस्पेक्टर भी है। ये कौन सा इंडिकेट कर रहा है? 13, 5, 8 और 9। तो देखो कौन है जो तीनों में कॉमन है माय डियर फ्रेंड्स। व्हिच वन? 13 नहीं सर, 13 तीनों में कॉमन नहीं है। 8 नहीं सर नहीं है। 5 नहीं सर, तीनों में कॉमन नहीं है। एक ही है जो तीनों में कॉमन है। सो D4 दिल्ली इज द राइट आंसर, जो सब में सर्किल में भी है, स्क्वायर में भी है और ट्राइंगल में भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? D4 दिल्ली इज द राइट आंसर। और आई थिंक आप इसको आराम से वेन डायग्राम यूज करते हो, आराम से आंसर कर सकते हो, इसमें कोई आपको इशू नहीं आना चाहिए। चलो दैट इज द गुड क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन में होगा। जैसे बोल रहा है व्हेन द रिपोर्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ 5 कंपनीज LMNOP were submitted, it was found that no 2 कंपनी had the same profit। मतलब देखा गया किसी भी 2 कंपनी के पास सेम प्रॉफिट नहीं है, 5 कंपनी है, राइट। M got more profit than O, M got more profit than O but less than P, okay। Whereas L got more profit than N but less than P, okay। Which of the following company got the highest profit? इसमें से कौन सा कंपनी है जिसको प्रॉफिट सबसे ज्यादा है? माय डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप तुरंत उसका बना लो, लाइन करके बना लो। देखो 5 कंपनी है दोस्त, है ना। चलो पहला स्टेटमेंट पढ़ो। M got more profit than O but less than P। M got more profit than O। M जो है वो O से ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन P से कम है बाबा, तो P से कम है, ठीक है। हमने कर लिया जो क्वेश्चन बोला, O but less than P, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ो। Whereas L got more profit than N। L जो है इसका प्रॉफिट N से ज्यादा है, समझ रहे हो? L का प्रॉफिट N से ज्यादा है बट लेस देन P। मतलब यहां पे जो हम बात करते हैं L का प्रॉफिट P से क्या है बाबा? कम है। तब पूछा जा रहा है कि बताओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गॉट द हाईएस्ट प्रॉफिट। अब मुझे बताओ, ये डायग्राम देखो आप, मुझे बताओ लास्ट में कौन आ रहा है? सर P आ रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट जो हाईएस्ट प्रॉफिट होगा वो किसको होगा? P को होगा, है ना। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आराम से पैसेंसली आप, और इसमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगा बहुत सारा, जो मैं जैसे बता रहा था, जो हमने बुकलेट डिजाइन किया हूं दोस्त, इसी बात को ध्यान में रख के किया हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपका प्रैक्टिस हो जाए, रीजनिंग पार्ट में ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ताकि इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन में स्टेटमेंट बनाएंगे, ये इस लाइन डायग्राम बनाएंगे, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। सो 116 का आंसर हो जाएगा A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया हूं। चलो दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बोल रहा 8 बॉयज J, K, L, M, N, O, P and Q go on the picnic। देख रहे हो 10 लाख के पास पैसा है, पिकनिक पे जा रहा है, राइट। इन 2 बैचेज 4 ईच, 2 बैच में जा रहा है, 8 गो दोस्त है, 2 बैच में जा रहा है, 4-4 के जा रहा होगा, राइट। ठीक है दोस्त, ओके। चलो हम बना लेते हैं, 8 को दोस्त है ना, तो 4-4 देखो, 1 2 3 4, एक ग्रुप हो गया, ये G1 हो गया दोस्त, है ना, G1, और ये G2, G1 हो गया और ये G2 हो गया, ग्रुप 2 हो गया। 1 2 3 4। अब क्वेश्चन पढ़ो आप आराम से। 8 को बच्चा आ गया, 8 स्टूडेंट हो गया हमारे पास, है ना, 8 स्टूडेंट आ गया। अब देखो क्या बोल रहा है, 8 स्टूडेंट J, K, L, M, N, O, P, Q go on a picnic in 2 batches। J and L never go together। दोनों में झगड़ा हुआ है, J और L कभी साथ में जा ही नहीं सकता सर।
जे और एल कभी साथ में नहीं जाएगा, मतलब अगर इस ग्रुप में जे होगा तो इस ग्रुप में एल होगा, क्योंकि साथ में जाएगा नहीं सर। तो यहां जे तो यहां एल हो जाएगा। जे एंड ओ एल नेवर गो टुगेदर। एम एंड एन, एम और ओ डू नॉट गो टुगेदर। एम और ओ में भी 36 का आंकड़ा है, तो यहां पर अगर इस ग्रुप में एम आएगा तो इस ग्रुप में ओ आ जाएगा। ठीक है सर। एम एंड ओ डू नॉट गो टुगेदर। के एंड क्यू हैव गो टुगेदर। के और क्यू दोस्त है, वो दोनों साथ ही जाएगा, एक दूसरे को छोड़ के जा ही नहीं सकता है। तो किसी एक ग्रुप में रख लो, किसी भी एक ग्रुप में रख लो, तो K and Q have go together. Suppose करो K and Q have to go together. If K and L go in one batch, if K and L जो है एक बैच में जाता है, मतलब देखो अगर तुम K यहां पे लगा दिया बाबू, सुनो बात सुनो, अगर आपने K यहां पे लगा दिया और इसके बाद बोला K और L साथ में जाएगा, समझ लो बात, मतलब आपने यहां जो लगाया वो गलती था। इसका मतलब K यहां आएगा और Q यहां आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है J और L साथ में जा ही नहीं सकता है, लेकिन ये भी बोल रहा है कि L और Q साथ में जाएगा, तो इसको इस ग्रुप में लगा लो। क्लियर है? तो ये मतलब ये दोनों साइट हमारा वैकेंट हो गया सर, ये दोनों साइट हमारे पास क्या हो गया, वैकेंट हो गया। ठीक है, आगे पढ़ो। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, इफ K एंड L गो इन वन बैच, इफ K एंड L गो इन वन बैच, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। ओ एल है, ओ वाला ऑप्शन है, ओ एल के क्यू, ओ एल के क्यू। अच्छा, इसमें क्या बच गया दोस्त? अब देखो, आप बोलोगे सर हो गया जे के एल एम एन ओ पी क्यू, तो यहां पे कौन कौन चला गया? ओ एल चला गया, जो चला गया उसको काटो तो कौन बच जाता है? ओ चला गया हमारा, एल चला गया हमारा, के चला गया, है ना। इसके बाद हमारे पास क्यू चला गया, तो कौन बचता है? जे एम एन पी, जे एम एन पी बचता है हमारे पास, जे एम एन पी। देखो तो कौन सा आंसर आ रहा है? जे एम एन पी, सी फॉर चेन्नई। जे एम एंड पी जो हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गो इन द अदर बैच, तो अदर बैच में कौन जाएगा? जे एम एन एंड पी। तो देखो वही मैं बताया, ये एनालिटिकल है, लॉजिकल सीक्वेंस, आपको खुद सोचना है, और ये क्वेश्चन टफ नहीं है। क्वेश्चन पढ़ोगे और जो बोल रहा है उस कंडीशन को फुलफिल कराओ, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। लेकिन वही बात है, थोड़ा यहाँ पे आपको, अब एग्जाम में इतना टाइम नहीं दे सकते बाबू हम, समझे, शॉर्टकट है इसका, अभी मैं बताऊंगा शॉर्टकट, तुरंत हम पकड़ सकते थे। स्टेटमेंट के बाद हमें ये पता चल जाता, इतना करने की जरूरी भी नहीं है। लेकिन चलो अभी हम कर रहे हैं एनालिटिक अप्रोच से, तुम ऐसे सॉल्व करो, बट ऐसा करने की कोई जरूरी नहीं इस क्वेश्चन को। 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन, 20 सेकंड भी मैं बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं लेता, सॉल्व हो जाता आराम से। चलो गुड, तो हमारे पास सी फॉर चेन्नई जो है बाबू, दैट इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखा है, ऑल मेन आर वर्टेब्रेट्स, जैसे भी प्रोनाउंस कर लो, सम मैमल्स आर वर्टेब्रेट्स, तो इसमें से कौन सा सही है? वर्टेब्रेट्स मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी होता है, समझ लो, ये जो होता है ना, मतलब वैसा जिसमें रीढ़ की हड्डी होता है, इसको हम वर्टेब्रेट्स बोलते हैं। तो ऑल मैन, सपोज करो ये मैन है और मैन के पास हड्डी होता है ना, तो हड्डी वाले मैन है ये, ऑल मैन है ये, ठीक है ना, हड्डी वाले मैन है। ओके, सम मैमल्स आर वर्टेब्रेट्स, मतलब कुछ ऐसा मैमल है, मैमल मतलब समझते हो, मैमल जो है जो मतलब अंडा नहीं देती है, अपना दूध, स्तनधारी जीव आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ये बोल रहा है सम मैमल्स आर, मतलब कुछ ही है, पूरा नहीं है, कुछ ही है, तो ठीक है सर, ये मान लो हमारे पास जो हम बात करते हैं मैमल्स है, राइट। तो बोल रहा है कौन सही है? ऑल मैन आर मैमल्स, नहीं सर, ऑल मैन कहां मैमल्स है सर, कुछ ही आदमी मैमल्स है सर, तो ये तो नहीं होगा सर। ऑल मैमल्स आर मैन, नहीं सर, ये भी नहीं है सर, कुछ ही मैमल्स मैन के अंतर्गत आ रहा है सर, कुछ ही है, ये भी नहीं है। सम वर्टेब्रेट्स आर मैमल्स, हाँ ये बात सही है, ये जो मैन वर्टेब्रेट्स है और ये मैमल है, कुछ तो है बाबू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई। और वर्टेब्रेट्स आर मैन, सिर्फ मैन है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो मैमल्स भी है, समझो। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्त? सी फॉर चेन्नई विल बी द राइट आंसर, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। आई थिंक आप सबने दिया होगा इसका आंसर, सबने सी लगाया था ना, गुड। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्या बोल रहा है?
M, N, O, P, Q, R, S are 7 person sitting in a row for a photo session. 7 आदमी है और ये फोटो खिंचाने के लिए एक ना रो में बैठा हुआ, आपने भी कॉलेज में किया होगा. ओके, हाँ, फोटो सेशन. O sit in the immediate left of S and R is immediate right of P. N has equal number of person on either side of the row. ये सब कंडीशन दे रखा है. कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त, सबसे पहला चूंकि ये रो का है तो हम जितना आदमी उतना रो बनाते. कितना आदमी है बताओ? 7 पर्सन है बाबू, तो 7 गो रो बनो, मतलब 7 गो बनो. 1 2 3 4 5 6 और 7 पोजीशन आएगा. ठीक है, अब समझो. अब आप जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही चलो, अपने आप देखना चेंज हो जाएगा. बिल्कुल वरीड नहीं होना. जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे आप चलो, कूल होके चलो. जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करो. अपने आप लास्ट में देखोगे आपका कंक्लूजन पहुंच जाएगा. कुछ नहीं करना है. ठीक है, कुछ कैसे नहीं करना है सर, कुछ तो करना है. इसी बीच में हमारा अब तो यार ज्यादा देखो, हमारे पास जो बात कर रहे हो यहां पे, ठीक है. पहला स्टेटमेंट पढ़ो. ओ सिट इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस. लेफ्ट में है ना, ओ जो है वो इमीडिएट लेफ्ट होगा किसका? ओ सिट इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस. करो, आप भी कर सकते हो. कैन यू यूज योर माइंड लिटिल बिट इन दैट केस? हाँ सर, कर सकते हैं. तो देखो क्या बोल रहा है, ओ सिट इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस. सपोज करो अगर यहां पे एस होगा तो यहां पे ओ होगा. O sit in the immediate left of S and R is the immediate right of P. R is immediate right of P. मैं यहां ले लेता हूं, R is immediate right of P. चलो ठीक है. N has equal number of person on other side of him in the row. N has equal number of person either side of his in a row. तो इसका मतलब है N तो बीच में होगा, तभी तो दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ पीपल हो जाएगा. इधर भी 3 इधर भी 3. मतलब एक बात तो पक्का है सर, यहां पे n का पोजीशन फिक्स है, ये सेंटर पे आएगा सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. राइट इन अ रो. m इज टू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ n. m को जो है ये देखो, अब यहां पे ध्यान रहा, m इज टू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ n एंड देयर आर एग्जैक्टली 3 पर्सन बिटवीन m एंड s. यहां पे m और s के बीच में कितना पर्सन होना चाहिए? 3 पर्सन होना चाहिए. देखो बाबू, यहां पे यही चीज है, सुनो. M is immediate left of N. इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए. तो अगर मैं यहां पे भी M देता हूं, ठीक है, M is immediate left of, M is immediate left of क्या होना चाहिए हमारा? N होना चाहिए. यानी दो, M is immediate left of N. तो अगर मैं इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए तो यहां पे तो नहीं आएगा. कहां पे आएगा बताओ? तो आप बोलोगे सर M का पोजीशन हमारे पास ये हो जाएगा. दैट इज द पोजीशन ऑफ M. ठीक है. एंड दे आर एग्जैक्टली 3 पर्सन बिटवीन M एंड S. अब देखो बोल रहा है M और S के बीच में 3 पर्सन होना चाहिए, लेकिन अभी जो मैं बनाया हूं क्या 3 पर्सन है? नहीं है सर. मतलब कुछ तो चीजें चेंज करना पड़ेगा. 3 पर्सन कब होता सर? M यहां पे अगर आ जाता हमारा O और लास्ट में हमारे पास आ जाता S, तभी तो होता. मतलब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा सर. हम बोलेंगे एक्चुअली में बोल क्या रहा है यहां पे देखो, हाँ, एंड दे आर एग्जैक्टली 3 पर्सन बिटवीन M एंड S. तो M और S के बीच में 3 पर्सन कब होगा? जब 1 2 3 यहां पे, तो यहां पे O आ जाए, यहां पे S आ जाए. इसका मतलब लोकेशन चेंज करो, यहां पे P कर दो और यहां पे R कर दो. सारा कंडीशन फुलफिल हो गया. तो क्या हो गया बताओ? P R M N क्या बच जाता है यहां पे? और कुछ बच गया? जो भी बच गया, Q बच गया. तो Q का पोजीशन ये हो जाएगा हमारे पास, Q P R. तो होगा P R M N Q P O S हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा. तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी पर्सन आर देयर सिट बिटवीन R एंड Q. R और Q के बीच में कितना आदमी है? तो M और N बोले तो 2 आदमी है. हमारे पास आंसर आ गया 2. A फॉर एप्पल. तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन बोला वैसे आपने बनाया. फिर आपको बाद में लगा कि नहीं जो मैंने बनाया था वो गलत था, कंडीशन के अनुसार नहीं. हमने OS से स्टार्ट किया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है M और S के बीच में 3 आदमी होना चाहिए. तो अगर यहां पे S होगा तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा. इसका मतलब उसका पोजीशन चेंज करना है. चेंज कर दिया, हमारे पास आ गया,
है ना। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्त, जैसे यही क्वेश्चन था, तो अगर आप डायरेक्ट जाओगे अगर करने लोगे टाइम लगेगा, है ना। अगर आप ये प्रैक्टिस किए हो ना इस टाइप का क्वेश्चन, आराम से आप पकड़ लोगे लॉजिक, और 40 सेकंड काफी है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये सारा जो भी मैं बोला हूँ सारा चीज यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ आपके लिए, दैट आई विल शेयर विथ यू गाइज। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है डेडिकेटेड हमारा, तो इसमें मैं ये सारा शेयर कर दूंगा टू यू। ओके, चलो अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्या बोल रहा है, इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी। ठीक है, ध्यान से देखो, ए माइनस बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इज टू बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज टू ए डिविजिबल बाय बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एस इज रिप्रेजेंट एस इज सन इन लॉ ऑफ पी। तो यहां पे एक चीज देखो, आप ऑप्शन एलिमिनेट करो, एस इज सन इन लॉ ऑफ पी मतलब एस हमारा मेल है, इतना बात तो पक्का पता है सर। अब हम सीधा ऑप्शन पे जाएंगे, एस हमारा मेल है ये बात तो पक्का है। अब देखो ऑप्शन ए देखो, एस माइनस टी, एस माइनस टी क्या है, ए इज मदर ऑफ बी, तो यहां पे एस इज मदर ऑफ टी, यहां पे एस इज मदर ऑफ टी, मतलब सर ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता सर, है ना, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। हमको पी और एस के बीच में रिलेशन दिखाना है कि एस जो है सन इन लॉ है पी का, तो सर यहां पे एस तो फीमेल हो गया, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता सर, ऑप्शन ही नहीं हो सकता। एस प्लस टी, ए इज द सन ऑफ बी, हाँ सर इसकी चांसेज है, मतलब चेक करूंगा, चांस है ये हो सकता है, चेक करेंगे। ऑप्शन सी, एस डिविजिबल बाय टी, ए डिविजिबल बाय बी मींस ए इज द मदर ऑफ बी, मतलब एस इज द मदर ऑफ टी, ये भी ऑप्शन को हम ऐसे एलिमिनेट कर देंगे सर, क्योंकि एस यहां फीमेल है सर, तो ये भी नहीं होगा सर। ऑप्शन डी, एफ इज टू टी, ए इज टू बी, ए इज फादर ऑफ बी, हाँ यहां पे एस हमारा मेल है, तो हमको दो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, बी और डी चेक करना पड़ेगा, रेस्ट आप ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हो। तो अगर मैं बी और डी की बात करूंगा दोस्त, है ना, इफ यू आर गोइंग टू बी टॉक अबाउट बी एंड डी, तो थोड़ा बनो बी एंड डी के बारे में बनो, ठीक है ना, हम चलो बी को चेक करते हैं। P इज टू क्यू का क्या मतलब है बताओ। अगर मैं बात करूं यहां पे देखोगे हमारे पास है P इज टू क्यू, है ना, तो P A इज द फादर ऑफ B, सो P इज टू क्यू, P इज द फादर ऑफ Q, तो हमेशा याद रखना P इज द फादर ऑफ Q, हमेशा इसको ना इससे बनाए कोशिश करो, क्या बोलते हो फैमिली ट्री जो होता है ना, इससे बनाए कोशिश करो, चीजें आसान हो जाएगा हमारे लिए। सो देखो P इज टू Q, P इज द फादर ऑफ Q, सो ये P है बाबू, है ना, P इज द फादर ऑफ Q, तो प्लस लगा दो, P इज द फादर ऑफ Q, ये हमारे पास Q है और ये उसका क्या है, पापा है, फादर है, ठीक है, ओके। P इज द फादर ऑफ Q हमारे पास पता चल गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, Q डिविजिबल बाय R, A डिविजिबल बाय B मींस A इज मदर ऑफ B, सो Q डिविजिबल बाय R मींस Q इज मदर ऑफ R, सो सर Q इज, यहां पे जो हमारा R है इसका ये मदर है सर, नहीं है मदर, मदर है यहां पे माइनस लगा दो, मतलब Q जो है फीमेल है, इतना बात तो पक्का पता चल गया, ठीक है सर। R माइनस एस, R माइनस एस, A माइनस बी मीन्स A इज डॉटर ऑफ B, A माइनस बी मीन्स A इज डॉटर ऑफ B, तो R माइनस एस मीन्स R इज डॉटर ऑफ S, सो R इज डॉटर ऑफ S, तो ये हमारे पास S है और ये इसका क्या है, ये जो है इनका डॉटर है ना, मतलब आप बोलोगे ये इसका कौन हो जाएगा, फादर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। चलो तो मुझे बताओ आपको नहीं लग रहा है, तो यहां पे P और S क्या हो जाएगा, P जो है यहां पे S P का क्या हो जाएगा, सन लॉ, दामाद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ठीक है, B हमारे पास ऐसे ही आ गया, तो अब कुछ करना ही नहीं, आगे चेक, आपका आंसर B क्या है, रेडी है। तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट किया, फिर आपने देखा और इजीली आपका क्या आ जाएगा बाबू, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, इसके आप देख लोगे, तो इजी क्वेश्चन था ये, आराम से फैमिली ट्री यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर दिस व्हिच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेयर डिजिट आर रिटेन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। देखो ये आपके एक नंबर दे रखा है, बोल रहा है अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखूंगा तो बताओ कितना नंबर जो है अपना प्लेस को चेंज नहीं करेगा, यानी कि उसी प्लेस को क्या करेगा, रिटेन करेगा। तो यहां पे मैं आपको सॉल्यूशन ही लेके आता हूं, देखो आपने देखो यहाँ पे पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8,
ओरिजिनल था 974, ऐसे लिखो। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप देखोगे 9 8 7 6 5 4 2 1। अब बताओ कितना है जो अपने ओरिजिनल पोजीशन को होल्ड किया। तो 9 9 अपना पोजीशन को होल्ड किया, 5 5 अपने पोजीशन को होल्ड किया, और किसी ने होल्ड किया क्या? 2 2 ने अपने पोजीशन को होल्ड किया। मतलब 3 ऐसा डिजिट है जो अपने पोजीशन को क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। सो आप बोलोगे अगर मैं सर इस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो 3 ऐसा डिजिट है जो अपने ओरिजिनल पोजीशन को ही क्या करेगा? होल्ड करेगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको लिखना था डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। इसमें मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा आपके बुक में, जो बुक लोगे आप लोग, जैसे मैं बता रहा था उसमें मैं से प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा। अपना ओरिजिनल है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखो और कौन कौन अपना ओरिजिनल पोजीशन को होल्ड कर रहा है ये देखो एंड विल गेट द आंसर। अगला क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव व्हिच ऑफ द वाटर इमेज ऑफ A1 एंड B3 वाटर इमेज। अच्छा यहाँ पे ना हर जगह ये कट था दोस्त, ये था, समझ रहे हो बात, ये था। अब एक बात बताओ, आप देखोगे A B C, समझ रहे हो, लगभग सभी का ऑप्शन सेम है। देखो ना ऑप्शन सी जो, इसका आंसर तो वैसे ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन में एक्चुअली जब क्वेश्चन, ये मत समझो कि मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन में ही यही फॉर्मेट था आपका। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई लॉजिक बनता है, क्योंकि सभी ऑप्शन सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है मोर देन अबव या नन ऑफ द अबव ही आंसर होगा, ई होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्त, जो ए है, जब आप इसको वाटर इमेज बनाओगे या मिरर इमेज की बात करोगे हमारे पास वाटर इमेज, तो यहाँ पे जब ऐसा होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा सर, है ना। 1M जो है, जो आपका ऐसा है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो सभी है। तो आंसर इसका ई हो जाएगा, इजीली आप बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 100 हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3। अब देखो 1 से लेके 100 तक आप लिख रहे हो, तो बताओ कितनी बार आपका 3 डिजिट आपको देखने को मिलेगा। हाउ मेनी टाइम्स इट विल लुक्स 3। तो देखो एक तो आप लिखोगे 3, है ना, फिर 13, फिर मान लो 23, है ना, फिर 23 के बाद 33, फिर कितना आ जाएगा 43, 53, लाइक दैट। ऐसे करके कितना हो जाएगा बताओ। मैं आपके लिए सॉल्यूशन भी बना दिया हूं। देखो अगर आप लिखना स्टार्ट करते हो विनीत पैलेस पे जो आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आ गया विनीत पैलेस पे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगा आपसे कि सपोज करो 10th पैलेस मैं देखता हूं, 10th पैलेस, तो कितना बार आ गया हमारे पास बताओ। 10th पैलेस पे फिर कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10th पैलेस पे भी हमारे पास कितना टाइम्स आ गया 10 टाइम्स आ गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा तो इसका टोटल आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन ए है हमारे पास 11, ऑप्शन बी जो है हमारे पास 18। इफ यू राइट डाउन द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, तो 10 यहां पे 10 यहां पे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब सपोज करो मैं एक आपको क्वेश्चन देके छोड़ता हूं, आप मुझे बताओ अगर मैं 1 से लेके 1000 तक लिख रहा हूं, तो मुझे बताओ 4 कितना टाइम्स आएगा, ठीक है ना 4। अब देखो जब आप 1 से लेके 100 तक लिखा था तो आपने क्या किया था, विनीत पैलेस और 10th पैलेस आपने चेक किया था। लेकिन जब मैं 1 से लेके 1000 दे दूंगा तो आपको विनीत पैलेस भी चेक करना है, समझ रहे हो, सेकेंड पैलेस भी चेक करना है, और थर्ड मतलब 100 और 10th एंड 100 ऑल चेक करना पड़ेगा। तो जो मैं बुकलेट बनाया हूं दोस्त, इस टाइप का मैं लगभग 15 से 20 क्वेश्चन उस बुकलेट में ऐड कर दिया हूं, 15 से 20 क्वेश्चन, ताकि आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो सके इस टाइप का क्वेश्चन का। आप एग्जाम में जाके इतना करोगे तो थोड़ा दिक्कत है। जितना बार 3 आएगा बाबू, उतना बार 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 3-4 रिजल्ट होगा, याद कर लो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है हम झटके से लगा सकते हैं आंसर, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज मेजर थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स इन योर सिलेक्शन। That is the next question. The significant figure in the number of that. एक नंबर दे रखा है, इसमें 0.00386 बोला सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। देखो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है जीरो, अगर मान लो अगर 0 पहले है तो ये हमेशा इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, समझ रहे हो बात, और अगर बाद में हो तो सिग्निफिकेंट होता है। यहां पे मैं आपके लिए लिख के दे दिया हूं दोस्त, यहां पे देख सकते हो सिग्निफिकेंट का मतलब है ना। फॉलो स्टैंडर्ड रूटिंग एंड प्रिसीजन रूल्स, क्या बोल रहा है, लीडिंग जीरो, देयर आर जीरो दैट प्रीसीड ऑल नॉन जीरो डिजिट लाइक 0.0038, दे आर नेवर सिग्निफिकेंट, दे सिंपली एक्ट एज अ
प्लेस होल्डर बट नथिंग दे हैव सिग्निफिकेंट, उसका कोई वैल्यू नहीं होता हमारा, कोई ये सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होता है। इंडिकेट पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। दूसरा अगर मैं बात करूंगा नॉन जीरो डिजिट, ऑल डिजिट जो 1 से लेकर 9 तक होता है यह हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। कैप्टिव जीरो क्या है? जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के बीच में वैसे मैंने 909 लिख दिया तब ये हमारे पास सिग्निफिकेंट हो जाएगा। बीच में 099 लिखा, जीरो यहाँ नॉन सिग्निफिकेंट है, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। मैंने 990 लिखा, सिग्निफिकेंट है जीरो का, 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। 099 में 2 होगा, 909 में 3 होगा। बात समझ रहे हो? ट्रेलिंग जीरो की जब मैं बात करता हूं यहां पे, ट्रेलिंग जीरो इन नंबर विद डेसिमल पॉइंट जीरो एट द एंड आर सिग्निफिकेंट, एंड में होगा तो आप देखो 0.00386 है तो 0.00 इग्नोर हो जाएगा, कितना नंबर बच जाएगा? 386, तो आंसर हो जाएगा 386, 3 डिजिट विल बी द आंसर, 3 डिजिट। तो देखो ये तो इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये पता करना है कि सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट मतलब जिसका वैल्यू है दोस्त, है ना। 0.00 अगर मैं इस सिग्निफिकेंट नंबर में बात करूं तो अगर मान लो नॉन डिजिट नंबर से पहले कोई भी जीरो होता है ना तो ये हमेशा इनसिग्निफिकेंट हम इसको कंसीडर करते हैं अपने एनालिसिस के लिए, है ना। डिजिट के बाद अगर जीरो है तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, बस इतनी बात याद रखो। बाद में की चीजें बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो। बट यस, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन इस पे अपने को भी बुक में हम लोग ले लेंगे दोस्त, ताकि हमारा कुछ प्रैक्टिस हो जाए। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ रो ऑफ ए पर्सन द पोजीशन ऑफ Kirti from the left side of the row is 27th position and Kirti from the right side of the row is 34th position, then total number of person in the row, इस रो में टोटल आदमी कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। बताओ, अगर इन रो पोजीशन ऑफ Kirti from the left, है ना, लेफ्ट साइड से 27 है, हमेशा याद रखना टोटल जो होता है ना दोस्त, टोटल होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, क्योंकि लेफ्ट से भी 27 और राइट से तो ये 2 बार काउंट हो जाता है, तो -1 करोगे तो टोटल कभी भी निकालना पड़े कैंडिडेट तो हमेशा लेफ्ट प्लस राइट -1 इसलिए करते हैं ना, क्योंकि जब तुम पोजीशन इधर से देखते हो तभी भी एक बार काउंट होता है, जब मैं इधर से देखता हूं तभी भी एक बार काउंट हो जाता है, 2 बार काउंट हो जाता है। काउंट तो अपने को एक ही बार करना है ना, इसीलिए मैं माइनस करता हूं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ? 27 प्लस और 34 हम लोग कर लेंगे ऐड, कितना हो जाएगा? 7 4 11 5 6, तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा 61 स्टूडेंट है जो वहां पे टोटल स्टूडेंट है। सो द नंबर ऑफ पर्सन इन द रो या स्टूडेंट ये आपके पास 61 आ जाएगा। आई थिंक इजीली आप इसको बना सकते हो, नो नीड टू एनी फास्ट और शॉर्ट एनी टफर थिंग्स, कोई ऐसे टफ नहीं है। इन द फॉलोइंग मिसिंग नंबर इज, इस नंबर में मिसिंग क्या है मेरे देशवासियों ये आपको बताना है। कैसे बताओगे? देखो क्या है, 4 गुने 2 प्लस 1 9 आ जाएगा। बताओ, लॉजिक पकड़ो, 9 गुने 2 प्लस 2 क्या 20 हो जाएगा? बिल्कुल। 20 गुने 2 प्लस 3 क्या 43 हो जाएगा? बिल्कुल। 43 ठीक है, गुने अगर 2 मैं करूं तो 46 और प्लस 4 तो 90 हो जाएगा। तो 90:2 प्लस 5 180 प्लस 5 185 185। तो ये मिसिंग नंबर आप बता रहे हैं, आराम से बता दोगे, इट विल बी 185, दैट इज द मिसिंग नंबर फ्रॉम दैट 185। ये लॉजिक पकड़ लिया आपने, आपका आंसर इजीली आ जाएगा, तो इजीली कर सकते हैं आप, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको, इसीलिए मैं बोला हूं दोस्त, ये जो 40 क्वेश्चन है ना, इस 40 क्वेश्चन में से आप अगर ढंग से कर रहे हो ना, 38 39 आप आराम से, 37 38 आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस में लोगे तो। That is the next question. If the number 12.464762 is round off to the 4th place of the decimal, then correct answer will be। देखो आप देखो 4 प्लेस में आपको डेसिमल के बाद 4 प्लेस में करना है, तो कैसे राउंड ऑफ करोगे? 12.4647। अब देखो 7 के बाद जो 6 है ये किसके मतलब से किसके मत, अगर ये मैं 7 करूं कि 8 करूं, अगर ये 5 से या 5 से कम होता तब मैं 7 को 6 रखता, समझ लो, और जब ये 6 से ज्यादा है तो ये अल्टीमेट हमारे पास 7 जो है हमारे पास 8 बन जाएगा। तो 12.4647 के बाद जो 6 है इसको हम लिख सकते हैं 12.4648 मैं लिख सकता हूं, तो आंसर ए हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था, आप वैसे भी राउंड ऑफ कर सकते हो, है ना, इजीली ए और बी में होता, बट ये याद रखना इसके बाद अगर ये 5 से ज्यादा है ना तो नेक्स्ट डिजिट आपको देखना होता है, अगर उससे कम है तो वही डिजिट को आप रख दो। तो ये मैं रूल आपके लिए भी लिख दिया हूं, थोड़ा याद रखना। देखो अगला क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू 26
सन इक्वल टू 27, देन व्हाट विल बी द कैट, देन व्हाट विल बी द कैट। अब बताओ कैसे पकड़ोगे, इसका लॉजिक पकड़ना पड़ेगा। दैट इज द मेन थिंग, यू हैव टू बी कैच देयर लॉजिक। जब तक लॉजिक नहीं मिलेगा हम नहीं बना सकते दोस्त। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहां पे इसका क्या पकड़ा जाए, लॉजिक। कैसे लॉजिक आ जाएगा अपना, हाउ यू कैन गेट द लॉजिक माय डियर फ्रेंड्स, हाउ यू कैन गेट देयर लॉजिक। देखो A26 है ना, A26 है तो किधर से होगा, A से लेके Z तक आप लिखोगे तो Z25 है, समझ रहे हो बात, Z25 है। और A को अगर उन्होंने 26 बोल दिया मतलब ये अपोजिट ऑर्डर जा रहा है। तो यही चीज मैं आपके लिख दिया हूं, देखो दैट आई हैव रिटन देयर। देखो A है हमारे पास 26 है ना, B 25, C और Z आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहां से आप देखोगे SUN, S का प्लेस वैल्यू 7, U और 9, हमारे N जो है 13 हो जाएगा हमारे पास, और जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा। तो आपसे फिर कैट का पूछा जा रहा है, तो कैट भी आप बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यू कैन गिव द कैट इज आल्सो व्हाट 20, C हो जाएगा 24, ये 26 और T हमारे पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये रिवर्स ऑर्डर में था, आपको सोचना था। A का जो प्लेस वैल्यू है और 26 दे रखा है। ऐसे एक चीज और आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लेफ्ट और राइट किसी भी चीज का मिला के ना समीशन करोगे लेफ्ट प्लस राइट से। तो जैसे मान लो A है, अगर मैं राइट से इधर जाता हूं तो 1 है ना, और इधर से मैं अगर पीछे से आऊंगा तो ये 26 पोजीशन हो जाएगा। तो लेफ्ट प्लस राइट का कॉम्बिनेशन हमेशा 27 होगा। B जो है इधर से 2 है ना, अगर मैं इधर लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट तो B 2 होगा, और अगर मैं राइट से लेफ्ट आऊंगा तो ये 25 होगा। तो समेशन कितना होता है बताओ, 27 हो जाएगा। C का भी ये 3 ये 24, तो समेशन कितना हो जाएगा 7। तो आप याद रखो किसी भी डिजिट का जब आप अल्फा रिवर्स ऑर्डर में रखते हो ना तो सम 27 होना चाहिए, और इससे आप लॉजिक पकड़ सकते हो। ऐसा नहीं कि हम ABCD को उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिए दोस्त, बहुत टाइम जाएगा। तो बेटर है कि आप प्लेस वैल्यू याद कर लो। प्लेस वैल्यू कैसे याद होगा, हम है दोस्त, ये मेरा काम है कि आपको प्लेस वैल्यू कैसे मैं याद कराऊं। ये मेरे पे आप रहने दो कि हाउ टू, आपको मैं बता रहा हूं A से लेके Z तक प्लेस वैल्यू आपके G पे होगा, सीधा भी और रिवर्स, लेफ्ट टू राइट भी, राइट टू लेफ्ट भी। बट ठीक है, इसके लिए कुछ टेक्निक दूंगा, फिलहाल तो नहीं, बट किसी अदर सेशन में हम जरूर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाओ, इन द सीरीज 1 2 ये दिया रखा है, तो बोल रहा है इसमें कौन सा गलत नंबर है। थोड़ा सीरीज को पकड़ने का कोशिश करो, ट्राई टू गैदर द सीरीज, है ना, गैदर करो सीरीज को। तो देखो क्या है, 1:2 इज इक्वल टू 2 है हमारे पास, ठीक है, या क्लियर है, ठीक है। 1:2 हमारे पास 2 हो गया, 2:2 यहां पे देखो 2:2 क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। बट 4:2 हमारे पास 8 होना चाहिए, बट यहाँ पे 7 है। फिर 8:6 देखोगे 8:2 16, बट ये लॉजिक तो है ही नहीं सर, ये लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है। तो हमें कौन सा लॉजिक पकड़ना पड़ेगा बताओ। सो यू हैव टू बी कैच द लॉजिक। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट लॉजिक। तो आप देखोगे हमने क्या किया, पहले ऐसे था 1 + 1 हमने 2 किया, फिर मैंने क्या किया, देखो 2 × 2 4 किया, फिर हमने क्या किया 4 + 3 किया 7, फिर हमने क्या किया 7 × 4 किया 28, फिर हमें क्या करना पड़ेगा 28 + 5 33 लाना पड़ेगा। लेकिन क्या 33 है क्या, नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 33 अपने हट गया। फिर क्या हो जाएगा बताओ 33 है ना इंटू 6 हो जाएगा, तो 190 जो हो जाएगा हमारे पास 198 आ जाएगा, 7 का 18, तो मैच कर गया। तो आप बोलोगे सर 20 जो 8 है यहाँ पे 33 होना चाहिए, तो 28 अपने पोजीशन पे नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। सो यहां पे हमारे पास जो आंसर हो जाएगा E फॉर एलिफेंट हो जाएगा, ठीक है। द सीरीज 1 2 4 7 8 के बाद 28 के बाद कितना होना चाहिए हमारे पास, E नहीं होगा 140 है ना, 28 प्लस हमारे पास 5 तो 33 होना चाहिए, बट 33 की जगह कितना दे रखा 140, तो 140 गलत है ना। तो वही पूछा जा रहा है रॉन्ग नंबर, तो 140 जो यहाँ पे रॉन्ग नंबर है। चलो गुड, come to the next question. In the next letter in the series of A B D H will be, A B D H का अगला क्या हो जाएगा, देखो
ए बी DBLs नहीं, ए बी डी एच, याद रखो दोस्त, ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का 2, डी का कितना हो जाएगा 4 और एच का कितना होता है 8। तो देखो 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 16, 16 किसका होता है बताओ, पी क्यू है ना। क्यून के पास मैं बोलता हूं पी, ओ पी सर याद रखोगे, ओ पी सर, ओ पी सर याद रखोगे, ओ पी सर, ओ पी सर आप बोलते हो ना, हमेशा याद रखो। इजोटी में क्या होता है, EJOTY, तो ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है और ये 25 होता है। तो OP, O 15 है तो P क्या आ जाएगा 16। तो आप यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारे पास P आ जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा नेक्स्ट लेटर जो है P हो जाएगा। तो याद रखोगे इजोटी, हालांकि नॉट इजोटी, ऐसे ऐसे 5-7 टेक्निक है दोस्त जिससे आपको सारा याद हो जाएगा। कुछ झलक आपको दिख भी जाएगा अभी सेशन में, बट पूरा याद हो जाएगा प्लेस वैल्यू। तो याद रखो ओपी सर, ओम प्रकाश सर, ओपी सर है ना। तो ओ हो गया 15 तो पी हो जाएगा 16। चलो अभी और क्वेश्चन आएगा, उसमें भी मैं कुछ टेक्निक दूंगा, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिसिंग नंबर इन द सीरीज ये। अब आप दिमाग लगाओगे दोस्त, यही तो है प्रैक्टिस। 27:51, फिर है 83:what। पहले बताओ इस दोनों में क्या कोरिलेशन है सर, क्या कोरिलेशन है बताओ। 27 बच्चे स्क्वायर है और ये हो गया 7 7 49, मतलब सर कुछ स्क्वायर में आ रहा है। नन में 81, 9:9 81, मतलब सर एक बात तो समझ में आ रहा है, ये कुछ स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो क्या बन रहा है, 27 को मैं क्या लिखूंगा, 5 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकता हूं, हाँ सर। इसके बाद 51 जो है, क्या मैं 7 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकता हूं, हाँ सर। इसके बाद हमारे पास 83 है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 2 लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हो। तो यहां पे देखो गैप क्या हो रहा है, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 प्लस 2 कितना होना चाहिए 11। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 2 करो तो 121 प्लस 2 123, तो हमारे पास आंसर सी हो जाएगा। देखो ये आप कैसे पकड़ोगे लॉजिक, ये प्रैक्टिस से ही आएगा बाबू। उसका कोई आपको थोड़ा लगा कि 27 है, या तो ये क्यूब होगा 3 का, समझ लो, या 5 के स्क्वायर के फॉर्मेट में कुछ होगा। 3 का क्यूब अगर मैं करता हूं 27 तो आ गया, लेकिन 51 में तो क्यूब का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, मतलब क्यूब वाला हमारा रूल आउट हो गया कि ये नहीं लग सकता। और ये कैसे आएगा मैं बता रहा हूं, जब प्रैक्टिस करोगे ये तभी है। उसका कोई ऐसा रूल नहीं कि मैं आपको एक टॉनिक दे दूं कि भाई साहब ये टॉनिक पी लो इससे काम चल जाएगा, नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट, राइट। सो नीड अ प्रैक्टिस फॉर दैट। सो C for Chennai is the right answer. That is the next question. Choose the odd among the following. Choose the odd among the following. इसमें से कौन सा odd है यह आपको बताना। 17 है, 27 है, 37 है, 47 है। इजी क्वेश्चन है। आप देखोगे यहाँ पे सभी के सभी प्राइम नंबर है, चाहे मैं 17 की बात करूं, 37 की बात करूं या 47 की बात करूं, ऑल आर द प्राइम नंबर, राइट। बट इफ यू टॉक अबाउट 27 प्राइम नंबर नहीं है सर ये, तो आंसर क्या हो जाएगा। और पूछा जा रहा है B for बॉम्बे। आप मुझे ये भी बताओ 1 से लेकर 100 तक कितना प्राइम नंबर है, 1 to 100, 1 to 100 हाउ मेनी प्राइम नंबर इज देयर, मेक अ कमेंट। सॉरी दोस्त, ओके आप मुझे कमेंट करके बताओ कितना प्राइम नंबर है, ये भी आपको काम आएगा और याद रखना है दोस्त। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज if the word rectangle is written like that, then how will be the word rhombus coded in the language। मैं देखो यहां पे लिखता हूं rectangle, RECTANGLE, ठीक है। इसको हमने यहां पर ING है, RING है, I यहां पे मिसप्रिंट है, ठीक है। तो हो जाएगा TGEVCRING। अब देखो इसमें क्या रिलेशन है। सबसे पहली बात, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला होना चाहिए आपको कि हमें प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बाबू, सबसे पहला काम है सर हम चीजें को क्या लिख दूं, प्लेस वैल्यू। ऐसे भी देखो अभी मैंने बताया R का कितना हो जाएगा T20, याद रखोगे मैच खेलते हो ना T20, या इजोटी में भी T आता है हमारे पास, तो T का 20 होता है हमारा। T का क्या होता है बताओ, 20 होता है, राइट। और R का क्या होता है PQR,
18 होता है सर आर का, क्यून का जो होता है सब 17 नौकर करके बोलते हो, राइट। ई 5 होता है और जी हमारे पास क्या है बताओ, G7 कंट्री से याद रखोगे, G7 कंट्री, G7, हाँ सर G7 तो याद रहेगा सर, G8 था G7, राइट। सी 3 होता है और ये सर 5 है, T20 है सर, अब भी कितना होता है हमारे पास, UV है ना हमारे पास। जब मैं भी की बात करूंगा तो यहां पर भी 22 होता है ना 22। अब आपको क्या लॉजिक आ रहा है, सर हमको दिख रहा है हर जगह +2 हो रहा है सर, यहाँ भी +2 है, यहाँ भी +2 है, यहाँ भी +2 है, आगे भी +2 है, मतलब +2 प्लेस वैल्यू को 2 मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ तो हो तो गया, यही काम यहाँ पे करूँ तो वर्ड RHOMBUS पूरा नहीं लिखना है दोस्त। अच्छा यहाँ पे लास्ट लेटर, अच्छा सब है, सेकेंड लास्ट भी सब में सेम है, पूरा लिखना पड़ेगा। तो R में 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, T है ना, R हो गया तो T20, तो R PQRST H के बाद आपको क्या, आपके पास क्या आ जाएगा बताओ, H का कितना हो जाता है हमारे पास, अभी आपने बोला H जो होता है 8 की तरह होता है तो 8 10, तो E के बाद क्या आ जाएगा, EJ तो J आ जाएगा। O है तो O के बाद हमारे पास 3 क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, EJ है ना, EJO 15, ठीक है 15 और 2 क्या करोगे 17, तो 17 क्या आ जाता है, Q का 17 रानी, ऐसे करके याद रख सकते हो। M जो है हमारे पास, M बीचों बीच होता है, सेंटर में होता है, नहीं होता है, M जो है सेंटर होता है, हमेशा याद रखना। तो 13 जो क्या करोगे 15, तो EJO है ना, 13 + 2 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। सो सर O आ गया। B का क्या होता है 1 2, तो 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा हमारे पास, नहीं हो जाएगा बताओ, हाँ सर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा D है ना। U इसके बाद आपके पास क्या है U, तो U जो है उसका क्या हो जाएगा W है ना, तो हो जाएगा TJQO, ठीक है O, कहीं कुछ गलती तो नहीं किया ना हम लोग। ए है हमारा आंसर, सो TJQODW और S का क्या हो जाएगा 2 U हो जाएगा, ठीक है ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं बताता हूँ ये प्लेस वैल्यू याद रखना आपको सही है, याद करना पड़ेगा, बहुत हेल्पफुल होगा। और आप इसके लिए बिल्कुल मत घबराओ कि सर घबराना है कि सर प्लेस वैल्यू याद कैसे होगा, बहुत इजीली हो जाता है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, प्लेस वैल्यू हमें तुरंत याद हो जाएगा। यही चीज है मैं कोड किया हूं। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रिकेट इज कोडेड दैट, रॉकेट इज कोडेड दैट, कैटल इज कोडेड दैट, देन दैट लैंग्वेज लिटिल को कैसे कोड करेंगे। अब देखो यहां पे प्लेस वैल्यू, सी का प्लेस वैल्यू 3 है, आर का 9 है, आई का 2 है, यही से देखो कैटल लिटिल LITTLE लिटिल है ना। एल का प्लेस वैल्यू देखो, एल का प्लेस वैल्यू क्या है, यहां पे देखो कैटल, एल की प्लेस वैल्यू क्या है 6 है ना, यहां पे 6 है। आई का प्लेस वैल्यू क्या है 1 2 3, 1 2 3 2 है तो 2 हो जाएगा, समझ रहे हो। LI, टी का प्लेस वैल्यू क्या है CRICKET 4 है ना बाबू, तो 4 2 बार कर दो, LITT 4 6 2, क्लियर है हमारे पास। लिटिल की हम बात करते हैं ना, एल का कितना है 0 तो नहीं है ना यार, एल का अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास एल, लेट मी सी, क्रिकेट में सी का प्लेस वैल्यू ये देखा, अच्छा यूजिंग द एस्टेब्लिश फॉर द लिटिल, एल 0 है क्या, लेट मी देखो, एल का 0 दे रखा है क्या यार। एल की जो बात करोगे यहां पे हमारे पास क्या, अच्छा आगे मैंने पीछे कर दिया था, सॉरी ये आगे दे रखा है, मैंने पीछे कर रहा हूं, ठीक है एक्सट्रीमली सॉरी। यहां पे आप देखोगे क्रिकेट को कोड किया गया है, क्रिकेट को कोड किया गया है 392365 राइट, रॉकेट को दिस, कैटल को दिस, तब हमसे ये पूछा जरा रिटेल, अच्छा हाँ, तो यहां से एल की वैल्यू कितना है बताओ, एल की वैल्यू 0 है तो एल हमारा 0 हो जाएगा, एल का प्लेस वैल्यू क्या है 0, ठीक है ना,
एल का जो प्लेस वैल्यू है ये हमारे पास 0 हो जाएगा। एल का हमारे पास प्लेस वैल्यू कितना आ गया 0। चलो नेट ऑफ करने दो। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा एल आई कहां पे है CRI 2 हो जाएगा। अब क्या है यार, जब मैंने नेट ऑफ कर दिया क्लियर है। तो ये आपको याद रखना, हमारे पास जो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद एल का प्लेस वैल्यू आपने देख लिया और सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर 0 वाला। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑड वन अमॉन्ग द फॉलोइंग। इसमें से आपको गलत को चूज करना है। सोल्टस, नॉरेंज और ये अच्छा क्वेश्चन है ना। ये आपका रीजनिंग पे दैट इज ए बेटर क्वेश्चन। कैसे पकड़ोगे इसमें ऑड कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखो रोज SORE जो दिया हुआ है ना SORE, तो इससे हमें क्या बनते नजर आ रहा है, रोज बनते हुए नजर आ रहा है। तो ये फ्लावर है। लोटस LOTUS, लोटस, सोल्टॉस से लोटस बनते हुए नहीं, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आएगा, मैं समझ रहा हूं। ऑरेंज, ये ORANGE, ऑरेंज बनते नजर आ रहा है ना। और इससे कोई ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, जो मेंडिसन इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे मैं देखो पैटर्न, रोज फ्लावर है हमारे पास है ना, लोटस फ्लावर है, ये जो है ना जस्मीन ये भी फ्लावर है, बट ऑरेंज जो है ये हमारा फ्रूट है। तो इस आधार पे जस्मीन जो है वो फ्लावर हो जाएगा। ठीक है, ऑरेंज आपका फ्रूट है। तो इस आधार पे आप जज कर पाओगे कि हमारे पास कौन इसमें से ऑड वन है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूट द फॉलोइंग सीरीज 6√2167 प्लस ये है। तो देखो ना 6, 7, 8, 9 तो 10 और इसका क्यूब कर लो ना, तो क्यूब कितना हो जाएगा 1000। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। 10 + 1000 राइट। सो बी सही जवाब है इसका। इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ सेट ऑफ द नंबर इन द फॉलोइंग which will have the same relationship with the third as the first and second। तो देखो SUWY, इसको आपने क्या लिखा LPTX। तो आपसे पूछा जा रहा है PRTV को आप क्या लिखोगे, ये आपसे पूछा जा रहा है राइट, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग बताओ। क्वेश्चन नंबर 137 ऑन योर स्क्रीन। सबका प्लेस वैल्यू रखो। देखो एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है बताओ, T कितना होता है 20, तो 21। U का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, S का हमारे पास PQRS, Q के पास कितना होता है 17 नौकर होता है ना, तो QRS ये हमारे पास हो जाएगा 19। U का हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 23 है ना। वाइफ के 23 नखरा ऐसा करके सुनते हो ना, या जैसे भी है ऐसे भी देखो M जो है ना जस्ट उल्टा होता है इसका W का, तो या W जो है M का जस्ट हमारे पास उल्टा है, उससे भी हम इसको कर सकते हैं। चलो ये हमारे पास Y आ गया, तो Y हमारे पास कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे प्लेस वैल्यू L का लिखो, L का है 12, P का जो हमारे पास 16, ये 20 और ये 24। देखो कितना है 19, 12 -7, 21 -5 -3 है ना -1। तो ये लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए है ना। P जो होता है OP सर O हो गया 15, तो P 16, PQR तो R होता है हमारे पास 18, T 20 ठीक है, V 22। चलो 17 में से 7 जाएगा, -7 करो तो 9 हो जाएगा। तो 9 किसका होता है, I का 9 होता है। ठीक है, I से कौन स्टार्ट है, सारा स्टार्ट है। I के बाद 18 में से 5 घटो, -5 तो 13, तो 13 किसका होता है, M का होता है। सो I M, 13 किसका होता है, M का होता है, तो I और फिर M सभी में है I M। ओके, एक और आपको करना पड़ेगा, T -3 करो तो 17 किसका होता है, Q का होता है, Q इनके पास 17 नौकर बोलते हो। सो I M Q एक ही ऑप्शन है जहां है
आप छोड़ दो, डी फॉर दिल्ली आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे लॉजिक पकड़ना है और जैसे हमने लॉजिक पकड़ लिया हमारा काम बन जाएगा। चलो, तो आपने ये भी कर लिया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द 1st January 1992 is Tuesday, then which day of the week will 1st January 1993? 1993 का जो पहला दिन होगा 1 जनवरी, ये कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन कैलेंडर का है बाबू। कैलेंडर पे भी आपको हम बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, क्लास में भी और इवन बुक में भी बहुत सारा क्वेश्चन हम क्लास में भी इस पे करेंगे कैलेंडर पे। ये तो इजी क्वेश्चन है। देखो एक बात याद रखो, एक साल में जो नॉर्मल ईयर होता है ना, इसमें 1 ऑड डे होता है, मतलब ऑड डे होता है। एक ईयर मतलब 365 दिन की मैं बात कर रहा हूं। तो 365 को जब 7 करोगे ना तो 52 सप्ताह आ जाएगा, समझ लो, प्लस 1 डे आ जाएगा। तो यही 1 डे आपका वीक, मतलब जिसको आप ऑड डे बोलते हो। लेकिन सर 1992 तो लीप ईयर था ना सर, 1992 तो लीप ईयर है, मतलब कितना ऑड डे आएगा? तो सर 1 + 1 2 दिन ऑड आएगा, क्योंकि उसमें 366 हो जाएगा, डिविजिबल में 7 करेंगे तो 52 वीक प्लस 2 ऑड डेज आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 1 जनवरी 1993 को उसमें 2 ऑड डे, एक्स्ट्रा डे इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अगर ये ट्यूसडे था तो ट्यूसडे में 2 ऐड कर दो और आपका आंसर क्या है बाबू? रेडी है। ट्यूसडे में बताओ, आप ही बताओ। हाँ, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्सडे। इजी क्वेश्चन था, लेकिन अपने लोग प्रैक्टिस जो करेंगे क्लास में भी और इवन बुक में भी, तो हम लोग और थोड़ा डिटेल में जाके करेंगे प्रैक्टिस। मतलब जितना भी डिफरेंट टाइप्स का कैलेंडर का क्वेश्चन है, आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दैट। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये प्लस स्टैंड, ये तो क्वेश्चन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। 9 है ना, प्लस के जगह क्या हो जाता है? देखो प्लस स्टैंड फॉर माइनस, डिविजिबल 9 8 80, इसके बाद मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर प्लस, तो प्लस हो जाएगा 15। ठीक है, फिर डिविजिबल है, कहाँ गया? डिविजिबल स्टैंड फॉर -3, फिर माइनस किसके लिए? माइनस स्टैंड टू गुना, मल्टीप्लाई 6, और मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर प्लस, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर प्लस कितना बताओ? 12। तो कर लो ना, सबसे पहले भागा तो हो जाएगा 0.5 प्लस 15 माइनस 18 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा बताओ? 15 12 27, 27 में से 18 गया तो 9.5, तो आंसर आ जाएगा 9.5 हमारे पास, राइट। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट? तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 9.5 आ जाएगा। एक भी आंसर नहीं है। E फॉर एलिफेंट इज द राइट आंसर, है ना, एक भी इसका आंसर नहीं होएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन द सीक्वेंस, ये कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी डिजिट आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट। कंसोनेंट समझते हो? ए आई ओ यू छोड़ दो, सभी कंसोनेंट है। देखो हाउ मेनी डिजिट आर देयर व्हिच इमीडिएट फॉलोड बाय अ सिंबल, सिंबल से फॉलो कर रहा है बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्स्टेंट। तो देखो है ना, डिजिट की बात करोगे तो डो नहीं होगा, 7 नहीं, सिंबल नहीं है, छोड़ो। 3 में भी सिंबल नहीं है, 5 में है, ठीक है, बट कॉन्स्टोनेंट की बात हो रहा है। 9 में देखो, 9 से पहले ए है, मतलब वोवेल है, और फॉलोड बाय किससे? सिंबल से। तो एक आंसर आपके पास 9, एक डिजिट तो आ गया। फिर @4, तो फॉलोड यहां पे नहीं हो रहा है, 8 है ना, परसेंटेज जी। अच्छा 8 के बारे में देखो, बोल रहा है कॉन्स्टोनेंट नहीं होना चाहिए, वोवेल या कुछ और होना चाहिए। तो 8 में देखो, इधर दोनों तरफ साइन है, मतलब कॉन्स्टोनेंट तो नहीं है ना, तो मतलब 8 भी आ जाएगा हमारा। और देखोगे 9 नहीं होगा, यहां पे ये वाला डिजिट नहीं आएगा, है ना, तो आंसर हो जाएगा 2। ऐसा 2 है जो जिसके प्रीसीड तो हो रहा है आपके पास, फॉलोड बाय इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल बट नॉट प्रीसीडेड बाय कॉन्स्टोनेंट, तो ये 2 हो जाएगा, 9 and 8। तो ये लॉजिकली क्वेश्चन था, लॉजिकल सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है, एंड यू कैन डू दैट आल्सो वेरी इजीली। यहां मैं डिटेल में इसका सॉल्यूशन भी दे दिया हूं। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कंपास वाज डैमेज्ड एट इट्स नीडल टर्न इन सच अ मैनर दैट द पॉइंटर व्हिच शोइंग द ईस्ट इज नाउ शोइंग साउथ। देखो ऐसे हमारे पास, ये हमारे पास आप जानते हो ईस्ट होता है, एक्चुअली मैं देखूं नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा साउथ है। अब क्या बोल रहा है,
needle turn such a manner that the pointer which was showing east now showing south. अब ये टर्न हो गया, कहानी 90 डिग्री से घूम गया है। अब जो 90 डिग्री घूमने के बाद क्या हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा ईस्ट हो जाएगा, 90 डिग्री टर्न हो गया, तो ये हमारा साउथ हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा वेस्ट हो जाएगा और ये नाइट। देखो ना, needle turn such a manner that the pointer which was showing east now showing south. तो जो पहले ईस्ट को दिखा रहा, जो हमारे पास पहले ईस्ट को दिखा रहा था और अब किसको दिखाने लगा, साउथ को। तो पहले ईस्ट यहां था तो हमारे पास अब इसको यहां दिखाने लगा। तो कितना डिग्री से घूम गया, 90 डिग्री से। वन पर्सन वेंट टुवर्ड्स द वेस्ट, ये एक आदमी है इसमें वेस्ट की तरफ जा रहा है। अबव द कंपास व्हिच डायरेक्शन डिड एक्चुअली गो, एक्चुअली वो किधर जा रहा है, एक्चुअली में ये नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा। तो इजी क्वेश्चन था, है ना। देखो, कंपास वाज डैमेज एंड नीडल टर्न इन सच अ मैनर दैट पॉइंटर व्हिच वाज शोइंग ईस्ट, जो कि ईस्ट दिखा रहा था, ये 90 डिग्री से घूम गया बाबू। तो 90 डिग्री से घूमने के बाद ये एक्चुअली अब इसको शो कर रहा है ईस्ट, जो साउथ था इसको ये अब ईस्ट शो करने लगा क्योंकि घूम गया है। तो वही तो है, ईस्ट हो गया, 90 डिग्री पर हमने रोटेट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। राइट, नेक्स्ट, ए इज द फादर ऑफ बी, सी इज द फादर ऑफ बी एंड डी इज ए मदर, द रिलेशन बिटवीन सी एंड डी। आपसे पूछा जा रहा है सी और डी के बीच में क्या रिलेशन है, क्या बताओगे। फैमिली, ये भी हमारे पास फैमिली ट्री का क्वेश्चन है ना, ब्लड रिलेशन से। ए इज फादर ऑफ बी, देखो यहां पे देखो, ए इज फादर ऑफ बी, तो ये हमारा बी है, इसका फादर ए है, ठीक है। ए जो है इसका क्या है, फादर है, और ए प्लस हो जाएगा। सी इज फादर, ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है। सी इज फादर ऑफ बी, अरे क्या है, ए इज फादर ऑफ बी, कुछ मिसप्रिंट कोई टाइप किया है क्या। ए इज फादर बी, ओके, मैं ही गलत पढ़ रहा हूं, चलो मेक इट करेक्ट। क्या बोल रहा है, एज फादर बी, है ना, बी का पापा ए है ना, सो ये हमारे पास बी है, राइट। एज फादर इज बी एंड सी इज द फादर ऑफ बी, एज फादर बी। तो बी जो है, एज ए का पिता बी है ना, तो यहां पे मान लो ये हमारे पास अगर ए हो जाता है तो इसका पापा ये बी हो गया और ये हमारा फादर हो गया, ठीक है। सी इज द फादर ऑफ बी, सी इज द फादर ऑफ बी, ये सी है, ये भी फादर है बी का, ये भी हमारे पास फादर हो गया बी। एंड डी इज ए मदर, डी इज ए मदर, डी इज यहां पे आ जाएगा डी, डी जो है इसका माता है, मदर। द रिलेशन बिटवीन सी एंड डी, फादर, ग्रैंडफादर, अंकल, फादर इन लॉ, है ना। तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा हमारा, तो ये पति पत्नी है, तो क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डेली, फादर इन लॉ इज द राइट आंसर। तो देखो फैमिली ट्री बना लोगे ना, याद रखना बच्चा एक लेवल नीचे होगा, पापा उनका एक लेवल ऊपर होगा, और उसका ग्रैंडफादर एक लेवल, नाना नानी ये सब एक लेवल ऊपर चला जाता है। पापा, मामा, मौसा, मौसी एक लेवल होता है, और उसके नीचे होता है भाई बहन, जो भी कजन वगैरह आता है। इसको लॉ को फॉलो करोगे, हमारा काम बन जाएगा। That is the next question. When the clock shows 3 hours 14 minutes, what is the angle between the hand of clock? ठीक है, मतलब जब 3:14 हो रहा है तो पूछा जा रहा है कि बताओ कितना एंगल बना होगा मिनट और हैंड सुई के बीच में। इसका एक फार्मूला होता है दोस्त, ये फार्मूला याद रखो। हालांकि फार्मूला दोनों अप्रोच से बना सकते हो आप, दोनों अप्रोच, एक अप्रोच भी है आप जानते हो, जो आपका एक मिनट हैंड है, दूसरा आवर हैंड है। आवर हैंड जो है 12 घंटा में 360 घूमता है, तो 1 घंटा में कितना घूमेगा, 5 डिग्री घूमेगा आवर हैंड। बट अगर आप बात करोगे मिनट हैंड का, तो 60 मिनट में कितना घूमता है, 360। तो 1 मिनट में आप समझ सकते हो कितना अगर मान लो 60 मिनट में कितना घूम रहा है, 360, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा बताओ, 1 मिनट में। तो आप ये निकाल सकते हो कि सर हम ये भी निकाल सकते हैं कितना घूमेगा, तो इस आधार से भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखो कि फार्मूला से हम कर लेंगे 30h - 11/2 × m। लेकिन इसको चाहो तो एनालिटिक अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हो आप। जस्ट पुट द वैल्यू इन दैट एंड विल गेट द आंसर। 13 डिग्री का दोनों के बीच में आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट, P, Q, R, S, T sit around the table. P sit 2 seat of the left of R and Q sit 2 seat to the right of R. If R is not sitting next to Q, who is sitting between Q and S? Q और N के बीच में कौन? देखो राउंड टेबल है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप राउंड टेबल बना लो। क्या बना लो? राउंड टेबल, है ना। 5 को है ना, 5 पोजीशन कर दो, 1 2 3 4, सपोज करो 5 पोजीशन हो गया, 1 2 3, ये हमारा 4 और ये हमारा 5 हो गया। चलो, P Q R S sit around the round table. P sit 2 seat left of R. P sit 2 seat लेफ्ट ऑफ आर। सुनो, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग लेफ्ट बोलेंगे और क्लॉकवाइज को हम लोग क्या बोलेंगे? राइट बोलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट और क्लॉकवाइज राइट। अब चलो क्या बोल रहा है? सीट अराउंड अ राउंड टेबल, ठीक है। पी सीट 2 सीट लेफ्ट ऑफ आर। अगर मैं आर को यहां पे रख देता हूं तो पी कहां पे आएगा? बताओ, पी यहां पे आ जाएगा 2 सीट, तो ये हमारा पी का पोजीशन हो गया। क्यू सीट 2 सीट टू द राइट ऑफ आर, तो तीसरा 2 सीट, तो यहां पे क्यू आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इफ आर इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू क्यू, वो तो ठीक है, नहीं बैठ रहा है। हु इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस? अब क्यू एंड एस के बीच में आप देखो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकता है, नहीं हो सकता है। सुनो यहां पे देखो, यहां पे मान लो हमारे पास हो सकता है आर, इसके बाद यहां पे था क्यू, यहां पे था पी। हमारे पास ये और ये साइड वैकेंट है, और क्या था हमारे पास? बताओ, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। सो देखो पी क्यू आर आ गया, पी क्यू आर आ गया। अब 2 सीट है हमारे पास, ये एक संभावना ये है और दूसरा संभावना ये है। यहां पे आर, यहां पी, यहां पे आपका क्यू, और यहां साइड वैकेंट है। सपोज करो यहां पे एस होगा तो यहां टी होगा, और यहां पे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे टी आ जाए तो यहां पे एस हो जाएगा। दोनों दो पॉसिबिलिटीज है ना। 2 सीट वैकेंट है, एस यहां भी आएगा तो टी यहां आएगा, अगर टी यहां आएगा तो एस यहां जाएगा। हु इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस? क्यू और एस के बीच में कौन बैठ रहा है? क्यू और किसके बीच में? क्यू एंड एस के बीच में। तो आप बोलोगे सर अगर मैं बात करूंगा हु इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस, सो नन ऑफ द अबव। अगर आप क्यू एंड एस की बात करोगे तो इसके बीच में कौन बैठ रहा है? नन ऑफ द अबव। यहां पे देखो, अगर मैं यही लेता हूं तो क्यू और एस के बीच में कौन बैठ रहा है? कोई नहीं है सर। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है, ये देखो क्यू और एस के बीच में कौन बैठ रहा है? कोई नहीं बैठ रहा है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। सो ई फॉर एलिफेंट इज द राइट आंसर। समझ रहे हो बात की नहीं? आपने 2 पॉसिबिलिटी देखा, दोनों को चेक किया, कौन बैठ रहा है? कोई नहीं आ रहा था। किसके किसके बीच में? हु इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस? क्यू एंड एस के बीच में कोई नहीं है सर, तो आंसर हो जाएगा ई। ये एक्सप्लेनेशन भी है इसका, मैं दे दिया हूं पूरा। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है P Q R S T are 5 speaker who have to speak on a particular day, not necessarily in the same order. R is neither in the first nor in the last speaker. R न तो पहला है और न ही लास्ट स्पीकर है। They are 3 speaker after S speaker, P speak after Q, which is the last speaker. इस टाइप का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी भी कर चुका है, अगर आपको याद होगा तो that type of question already you have did, right? है आप किए हो 145 ये क्वेश्चन। आप समझो P Q R S T R 5 स्पीकर, 1 2 3 4 5। P Q R S T R 5 speakers who have speak on a particular day, not necessarily in the same order. R is neither the first nor the last। मतलब सर R जो है न तो यहां पे आएगा न तो यहां पे आएगा, ये बात तो पक्का है सर। न तो फर्स्ट है न तो लास्ट है। ओके, there are 3 speaker after S and 3 speaker ahead of T. There are 3 speaker after S. S के बाद कितना स्पीकर होना चाहिए? 3 स्पीकर होना चाहिए। There are 3 speaker after S. तो अगर S के बाद 3 स्पीकर कब होगा बाबू? जब S इस लोकेशन पे आएगा तभी तो 3 होगा। 1 2 3 है ना, लिखा है ना। There are 3 speaker S आफ्टर एस, एस के बाद 3 स्पीकर, तो इसका मतलब एस का पोजीशन फिक्स हो गया, यहां पे आ गया। एंड 3 स्पीकर अहेड ऑफ टी। टी से पहले 3 स्पीकर है, टी से पहले, तो टी अगर यहां होगा तो उससे पहले 1 2 3 स्पीकर हो गया। हाँ सर, तो एस टी को पता चल गया।
इफ पी स्पीक आफ्टर क्यू, पी जो है क्यू के बाद में बोलता है, तो कितना साइट बचा बताओ, 1 2 3 साइट बचा। और क्वेश्चन बोल रहा है इफ पी स्पीक आफ्टर क्यू, पी जो है क्यू के बाद बोलता है, पी जो है हमारा किसके बाद बोलता है, क्यू के बाद बोलता है। तो चलो यहां पे हम क्यू ले लेते हैं, क्यू के बाद हमारे पास कौन बोलता है, पी बोलता है, राइट ओके। और एक चीज और क्वेश्चन आपको बोल रखा है, क्या बोल रखा है, ये देखो, हु हैव ओके इन द सेम ऑर्डर, आर इज नाइदर फर्स्ट नोर द लास्ट, आर जो है लास्ट में नहीं आएगा बाबू, ना तो फर्स्ट में ना तो लास्ट में, तो आर कहां आएगा, यहां पे आएगा। तो क्या बच गया लास्ट में, पी बच गया। तो क्या पूछ रहा है, देन हु इज द लास्ट स्पीकर टू स्पीक, तो लास्ट स्पीकर जो बोलने वाला है ये हमारा C4 चेन्नई है, पी है जो सबसे लास्ट में बोलेगा। तो देखो ऐसे ही, इसलिए मैं बोलता हूँ ये रीजनिंग है, और इस टाइप से ही आपको सोचना है क्वेश्चन पे, कोई टफ नहीं है, प्रैक्टिस होगा। और पहली बार आप क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा कि यार ये टेरियस है, बट ऐसा नहीं है, करोगे कंडीशन, ये क्वेश्चन बोल रहा है ना, देयर आर नाइदर द फर्स्ट नोर द लास्ट स्पीकर, तो ये तब आर ना तो यहां आएगा ना आएगा, तो यहां पे बोल रहा है क्यू पी से पहले बोलता है, समझ रहे हो, तो आर को तो यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में तो दे नहीं सकते, 3 साइड देखो ऐसा था ना, 1 2 3 4 5, तो ये एस आ गया, ये टी आ गया। तुमको पता है क्यू जो है पी से पहले बोलता है, तो अगर मैं यहां पे पी दे दूंगा, ये कुछ है, अगर मैं यहां पी दे दूंगा तो आर को यहां देना पड़ेगा, वो गलत है, तो अपने आप पकड़ लोगे। चलो गुड, 145 का आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, दैट्स अ गुड थिंग कमिंग फ्रॉम यू गाइस। क्वेश्चन नंबर 46, ए गन इज रिलेटेड टू स्टिक इन द सेम वे व्हिच आर द फॉलोइंग रिलेटेड टू नीडल। गन जो है स्टिक से है, तो नीडल जो होता है ना, स्टिच मतलब नीडल मतलब सुइया, जिससे बोरा वोरा नहीं सीते हो अपने लोग, धान का जो होता है उसको सुइया बोलते हैं, इसके लिए हम लोग जोड़ने के लिए ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा स्टिच। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, मेंशन को हमने 49 बोला है ना, न्यूट्रॉलिटी को 64 बोला, तो उसी में हम MAR मेरोग्रियस को क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो मेंशन सारा का प्लेस वैल्यू देखो, इसको ऐड करो, है ना, मेंशन, अच्छा चाहो तो प्लेस वैल्यू से भी देख लो, यानी दूसरा भी तरीका है, सुनो, आप प्लेस वैल्यू लिख के भी चेक करना, अभी मैं नहीं कर रहा, बहुत टाइम लग जाएगा, ऑलरेडी आपका ज्यादा हो चुका है। आप प्लेस वैल्यू देखो, आपको 49 नहीं पूरेगा। आप एक चीज देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर 49, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का स्क्वायर 64, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। बाद में अगर आप प्लेस वैल्यू करोगे आपको खुद ही पता चलेगा कि प्लेस वैल्यू से काम नहीं बनने वाला है। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड some 5 rupees notes, some 10 rupees notes and 4 20 rupees notes to 3 of her students. The total amount of that each boy received the same. How many minimum number of notes are distributed by the teacher in all? Minimum number की बात हो रहा है। देखो 420 रुपीज का नोट है, मतलब 4 गुने 20, तो सर 80 रुपीज, तो मतलब और सबको 3 से डिवाइड, तीनों में इक्वली डिवाइड किया गया है, समझ लो, तीनों की इक्वल अमाउंट मिला है, तो क्या करोगे, मतलब सर जो अमाउंट है 80 से ज़्यादा है। अब थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स लगाओ, तो 80 अगर मैं उसमें 10 रुपीज़ का नोट जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 80 10 तो 90 हो जाएगा, समझ लो बात, ओके। फिर 5 रुपीज़ का भी अगर अपने को करना है, यहाँ पे देखो मैं लिख के ले आया हूँ, देखो लेटेस्ट ट्राई है ना, 420 नोट, ये 3 बच्चे में डिवाइडेबल होना चाहिए, तो इसके बाद जो 3 से जो डिवाइडेबल हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। 120 को 3 से डिवाइड करेंगे 40, मतलब हर बच्चे को जो पैसा मिला है ना वो 40 रुपीज़ मिला है। अगर ये 40 रुपीज़ मिला है तो एक स्टूडेंट को कैसे मिलेगा, 20 फिर 20 10 है ना, और फिर 20 10 5 तो टोटल नोट कितना हो गया बताओ। अगर मैं जोड़ूँ तो टोटल नोट्स का जो हो जाएगा हमारे पास, ऐड करो टोटल नोट्स, तो 2 3 5 और प्लस 4 9, तो टोटल नोट जो हो जाएगा हमारे पास 9 गो नोट हो जाएगा। ऐसे करके 120 अपने बांटा होगा, ठीक है, सबको 20 मिलना चाहिए, तो एक को 2 20 का चला गया, एक का 20 10 10, समझ रहे हो, तो 40 हो गया, और चारे को 20 का नोट था तो 20 फिर 10 फिर 5 5,
फिर से 40 हो गया, तो मिनिमम पूछा गया था। तो 4 हो गया 20 का नोट, 20 का नोट कितना हो गया 4, 10 का नोट कितना हो गया देखो 1 2 3, 10 का नोट हो गया 3 और 5 का नोट हो गया 2, तो 4 3 7 2 9 हो जाएगा हमारा आंसर। मिनिमम इतना नोट होना चाहिए उसके पास। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए विनोद वार 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ही देन टर्न्स लेफ्ट। चलो क्वेश्चन के अनुसार डायग्राम बनाओ। चलो ये क्वेश्चन है, आप समझते ये ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। क्लियर है? चलो विनोद वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, विनोद जो है 20 मीटर नॉर्थ गया। चलो 20 मीटर नॉर्थ गया। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। लेफ्ट इधर या इधर बताओ, लेफ्ट इधर या इधर? तो सर इधर, तो ये 20 कितना मीटर 40 मीटर चला। ही अगेन टर्न्स राइट, अगर ऐसे जा रहा हूं तो राइट क्या हो जाएगा ये, अगेन टर्न्स राइट कितना मीटर मूव्स 20 मीटर। आफ्टर टर्निंग ओके ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। फिर ये किधर लेता है, ये यहां पे आ जाएगा। फिर ये लेफ्ट लेता है, लेफ्ट लेगा तो किधर, यहां आ रहा तो लेफ्ट इसका इधर हो जाएगा, तो ये 20 मीटर और ये 40 मीटर है। तो पूछा जा रहा है ओरिजिन से कितना मीटर हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा और बी इसका आंसर हो जाएगा। ओरिजिन से कितना मीटर 60 मीटर, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें मुझे ट्रायंगल बताओ, इसका भी मैं आपको एक शॉर्टकट दूंगा, टोटल ट्रायंगल। तो जब आप इसमें देखोगे है ना कितना ट्रायंगल बन रहा है ये लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे करके टोटल जब देख लोगे एक बार, मैं इसमें बता देता हूँ, इसका शॉर्टकट भी दे दूंगा हाउ टू कैलकुलेट द डायग्राम। टोटल ऐड करोगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल ट्रायंगल जो है देखो 28। कैसे कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। देखो आप बोलोगे सर 4 तो यही हो जाएगा बड़ा वाला ट्रायंगल, नहीं हो जाएगा सब में। देखो अगर आप बात करोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4:4 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 4:4, तो 16 हो गया। रेस्ट अब आप ऐसे भी देखो, एक ट्रायंगल ये बनेगा, नहीं बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा, समझ रहे हो बात। इसी तरीका से तो ये भी 6 हो जाएगा बड़ा। फिर एक बड़ा सा ट्रायंगल ले लो है ना, 7 हो जाएगा। सारा ऐड करने के बाद हमारे पास 28 आ जाएगा। इसका शॉर्टकट है बता दूंगा, डोंट वरी, जब क्लास में आएंगे ना विल गिव द हाउ यू कैन कैलकुलेट द ट्रायंगल्स फॉर्म ए गिवन डायग्राम, वेरी शॉर्टकट है, दे दूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स ये था आपका क्वेश्चन। कैसा लगा जरूर आप बताओ हमें कि क्या लेवल है, कैसा प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि चीज़ें हमारे फेवर में हो। चलो गुड लक। एक बात मैं बता दूं, हम लोग का बैच स्टार्ट हो चुका है 19 जनवरी से, तो आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि लाइव रिकॉर्डिंग भी आपका अवेलेबल हो जाएगा, PDF टेस्ट सीरीज, इवन बुक भी हम लोग आपको दे रहे हैं। बुक विल बी दे आल्सो वेरी हेल्पफुल, ठीक है। थैंक यू, गुड लक, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू ऑल।